वेलकम बैक दोस्तों। ये पार्ट 4 है हमारी वीडियो का। इसमें हम GS1 डिस्कस कर रहे हैं 2015 का। हम इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में ब्रीफ किया था कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं 35% ऑफ द पेपर वाज गिवन टू ज्योग्राफी, और ये जो वेटेज है मोर और लेस सिमिलर ही रही है ओवर द ईयर्स। आने वाले ईयर्स में इनफैक्ट वैसे ज्योग्राफी की वेटेज 40% के आसपास रहती है, बिकॉज काफ़ी हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, अक्रॉस डिसिप्लिन्स क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा इस साल की ज्योग्राफी में एक और जो फीचर देखने को मिलता है वो ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी पे फोकस कम हुआ है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे फोकस बढ़ा है। ये इनफैक्ट ये फीचर आपको आने वाले ईयर्स में 2016 और प्रिडोमिनेंटली 2017 में देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। एक चीज़ जो जनरली मैं फोकस करना चाहता हूँ ज्योग्राफी में, ऑल्दो लोग कहते हैं कि हाँ डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट ब्लाइंडली आपको डायग्राम नहीं बनाना। ठीक है, किस एक टॉपिक के मल्टीपल डायग्राम्स बन सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले पेपर में देखा था, एल नीनो का एक क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था इट वाज आस्किंग अबाउट एल नीनो इम्पैक्ट, और एल नीनो में दो तरह के डायग्राम्स बनते हैं, एक इम्पैक्ट का बनता है और एक फिनोमेना का बनता है। जब एल नीनो के इम्पैक्ट का डायग्राम बनता है तो एक वर्ल्ड मैप बनता है जिसमें आपको उसका इम्पैक्ट दिखाना होता है, लेकिन जब फिनोमेना का डायग्राम बनता है तो वो एक इंटायरली डिफरेंट डायग्राम बनता है जहाँ पर आपको सडन ऑसिलेशन का डायग्राम दिखाना होता है। तो ये दोनों डायग्राम्स अलग हैं। सिंपली अगर आपने क्वेश्चन में देख लिया कि एल नीनो एक वर्ड दिख रहा है आपको, डज नॉट मीन दैट यू हैव टू सिंपली ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फिनोमेना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम, और आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा जो आपको फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जो इस साल ज्योग्राफी में पूछा गया था। एक्सप्लेन द फैक्टर्स responsible for the origin of oceanic currents. How do they influence regional climate, fishing and navigation? तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं वो एग्जामिनर ने खुद ही आपको बता दिए हैं कि दो चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन स्लाइटली लेंदी था क्योंकि इसमें आपको दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी पड़ जाती हैं, और बिकॉज एक फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ओशनोग्राफी का, तो मैप इज़ अ मस्ट, और उस मैप में आपको अगर वर्ल्ड मैप बनाना पड़े विद ऑल द करंट्स तो वो स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, खैर एनीवेज इस चीज़ में आप रादर दैन कटिंग वन एंटायर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको एड्रेस करना है, आप कोशिश क्या कर सकते हैं कि अगर 4 फैक्टर्स हैं तो 3 फैक्टर्स लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं या फिर 5 पॉइंट्स हैं तो आप 3 पॉइंट्स या फिर 4 पॉइंट्स को उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो दोनों पार्ट्स हैं क्वेश्चन को उसको विदाउट फेल एड्रेस करना ही करना है, और मैप होना इज़ अ मस्ट। ठीक है, और बिफोर आई बिगिन डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू शो यू द मैप फॉर दिस क्वेश्चन। जो आंसर में मैप आपका आएगा, कुछ करंट्स हैं जो आपके दिखने ही चाहिए। जैसे आई जस्ट मार्क दोस फॉर यू। गल्फ स्ट्रीम है, लैब्राडोर है, ईस्ट ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैनरी करंट, बेंगोला करंट, ब्राज़ील करंट, पेरू करंट, कैलिफोर्निया करंट, कुरोशियो करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अगुलहास करंट, और आपका जो ये सर्कमपोलर करंट है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, जिसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, जो कि पोल्स पे मिलती है आपको। ठीक है, ये कुछ करंट्स हैं जो आपके मेंशन होने ही होने चाहिए। एक आप अलग से डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पर शो करने के लिए कि जो आपका इक्वेटर पे जो करंट है वो फिक्स है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, NEC SEC, जो कि आपको ये दिख रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, जिसकी डायरेक्शन हमेशा इधर को ही है, लेफ्ट साइड को है। ठीक है, तो जो मैंने मार्क किए हैं ये इंपॉर्टेंट करंट्स हैं इनफैक्ट, और आपको कोई ना कोई इंडेक्स भी बताना पड़ेगा उसके साथ, जहाँ पे आप ये बताएंगे
कि कौन सा करंट कोल्ड करंट है और कौन सा करंट वार्म करंट है। तो जो भी करंट्स पोल से आ रहे हैं वो कोल्ड करंट्स हैं, और जो भी करंट्स पोल्स की तरफ जा रहे हैं यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं वो वार्म करंट्स हैं। ठीक है, इस केस में जो आपके रेड करंट्स हैं वो वार्म करंट्स हैं, लेकिन जो ब्लू करंट्स हैं वो कोल्ड करंट्स हैं। तो नाउ कमिंग टू द अप्रोच ऑफ द आंसर। अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन में आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया है, ओशियानिक करंट्स आपका टॉपिक है, तो सिंपली स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट आर ओशियानिक करंट्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर करंट्स, देन व्हाट इज देयर इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। तीनों पॉइंट्स को एड्रेस करना है, क्लाइमेट को, फिशिंग को, नेविगेशन को। ठीक है, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। कमिंग टू द आंसर स्ट्रक्चर, द जनरल मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ ओशियानिक वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशियानिक करंट। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओशियानिक करंट्स को प्रोपेल करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस फैक्टर को आप मिस नहीं कर सकते, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पीजीएफ। ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से जो पानी मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सेकेंड इज कोरियोलिस फोर्स। आई थिंक यू नो अबाउट कोरियोलिस फोर्स, जो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करता है, कोरियोलिस फोर्स। थर्ड फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर की वजह से जो कुछ लैंडलॉक्ड लेक्स होती हैं और कुछ ओशंस होती हैं, उनके बीच में जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसे होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर से भी डिटरमाइन करता है। और जो आपका फाइनल फैक्टर है जो स्लाइटली कम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप तीन फैक्टर्स लिख सकते हैं, तो ये तीन को आप मिस नहीं करेंगे। ये चौथा फैक्टर जो स्लाइटली कम इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड कन्फिग्रेशन ऑफ कोस्ट लाइन या फिर रिलीफ फीचर ऑफ ओशंस। जैसे बीच में कुछ रिलीफ फीचर आ गए तो उससे भी आपका ओशियानिक करंट मॉडिफाई हो सकता है, या फिर अगर आपकी जो कोस्ट लाइन की कन्फिग्रेशन है उसमें सडनली कोई चेंज आ गया तो वहाँ पर भी मॉडिफाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपकी जैसे ये कोस्ट लाइन में ऐसे अंदर को जाती है ये कोस्ट लाइन, तो यहाँ पर इसकी वजह से करंट में चेंजेस आ सकते हैं। जो मैं डेंसिटी की बात कर रहा था, डेंसिटी की बात भी यहाँ से जो वाटर फ्लो करता है बाहर को, ये मेडिटरेनियन सी से जो फ्लो करता है अटलांटिक ओशन को, तो यहाँ पर आप डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर सकते हैं, हाउ दैट अफेक्ट्स योर ओशियानिक करंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल है, फैक्टर्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनसीईआरटी से मिल जाएंगे आपको, या फिर अगर आप सविंदर सिंह रेफर करते हैं तो आपको वहाँ से भी ईजिली मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट, जहाँ पर आपको बताना है इन्फ्लुएंस क्या है। अब यहाँ पर आपके बताने के काफ़ी सारे तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली एक या दो करंट्स की बात कर लें। ऑब्वियसली आप सारे करंट्स की बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि इस क्वेश्चन में कंटेंट ज़्यादा है लिखने को, तो आपको कट शॉर्ट करना है। एक तो अप्रोच ये है कि आप 2 या 3 करंट उठा लें, जैसे कैलिफोर्निया करंट, पेरू करंट, कैनरी करंट, वेनेजुएला करंट, इसके बारे में लिख दें, 3 या 4 करंट्स के बारे में लिख दें। लेकिन इसमें जो बेटर अप्रोच बनती है वो ये बनती है कि क्योंकि आपके पास 2 तरह के करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स, तो आप उन दोनों के अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए कि कोल्ड करंट्स की वजह से क्लाइमेट पे, नेविगेशन पे और फिशिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली वार्म करंट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिशिंग पे, नेविगेशन पे, जिस पे भी। तो कोल्ड करंट्स हैं, तो पेरू करंट एक कोल्ड करंट है जिसकी वजह से इट इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, दस फिश कैच इज वेरी हाई ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, अब इस सिमिलर इफेक्ट इज ऑल्सो गिवन बाय आप ये वाला जो आपका कुरेशियो एंड ओयोशियो करंट है। जो ओयोशियो करंट है वो सिमिलर चीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वार्म करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का एग्जांपल हमने लिया है। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट फॉर कंसिडरेबल डिस्टेंस साउथवर्ड, देयरफॉर इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसको वहाँ पे विली विली भी बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपका जो बाकी जगह पर भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के रीजंस हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ये 2 आपने एस्टैब्लिश कर दिए। इसका इम्पैक्ट आपने फिशिंग पे दिखा दिया, इसका इम्पैक्ट आपने क्लाइमेट पे दिखा दिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के थ्रू। ठीक है, और जहाँ तक
बची बात नेविगेशन की। फॉग की वजह से, फॉग कहाँ होता है, जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स कन्वर्स करते हैं। द अकरेंस ऑफ फॉग्स ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स, इट अफेक्ट्स नेविगेशन बिकॉज इट पोजेस सीरियस थ्रेट्स टू नेविगेशन। लार्जर आइसबर्ग्स ब्रॉट बाय कोल्ड करंट्स, ठीक है, कोल्ड करंट से लार्ज आइसबर्ग्स भी आ जाते हैं जो लोअर लैटिट्यूड्स में आ सकते हैं। दे हैव ऑल्सो डैमेज्ड शिप्स। तो दीज आर द टू वेज जिस तरीके से उन्होंने नेविगेशन को अफेक्ट किया है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपका लैब्राडोर करंट का आता है या फैकलैंड करंट का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ पर हमने कोई भी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को मिस नहीं किया। आई एग्री, यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को सिर्फ आप सब हेडिंग्स देके भी छोड़ सकते हैं, 4 फैक्टर्स की, आप इसके अंदर कंटेंट ना लिखें, बिकॉज यू हैव टू अल्टीमेटली राइट अराउंड 170 वर्ड्स, 150 to 170 वर्ड्स। और इस केस में आपको 150 वर्ड्स ही लिखने पड़ेंगे बिकॉज आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो कीपिंग इन माइंड द टाइम अवेलेबल टू यू, आप कोशिश ये करिए कि सारे पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2015 में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, स्पेशली दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन था, बिकॉज ऑड इवन रूल भी तब फंक्शन में लाया गया था 2015 के एंडिंग में। इसके अलावा वेरियस रिपोर्ट्स आई थी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, IISc की रिपोर्ट आई थी, IIT कानपुर की रिपोर्ट आई थी, IIT दिल्ली की भी रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा CPCB की रिपोर्ट भी आई थी जिसने मेंशन किया था व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। एंड दैट इज़ वाई आई हैव ऑल्सो मेंशन कि जब भी एयर पोल्यूशन की बात हो तो आपको हमेशा रिपोर्ट को मेंशन करना ही है। इनफैक्ट WHO ने भी कहा था कि इंडिया की जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में सीरियस इश्यूज रेज, कंसर्न्स रेज करे थे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जनरली जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में एक बॉक्स बना सकते हैं टू टेल क्या क्या एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो जनरली हवा में पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता आर 3 मेगा सिटीज ऑफ द कंट्री, बट द एयर पोल्यूशन is much more serious problem in Delhi as compared to the other two. Why is this so? तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली पूछा है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का जो थ्रेट है वो ज़्यादा क्यों है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द 2 cities. Why is this so? हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपने क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर लिया है, टॉपिक एयर पोल्यूशन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने सिंपली रखा है अबाउट एयर पोल्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दिल्ली, ठीक है। या फिर आप एक डिफरेंट इंट्रोडक्शन भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, व्हाट आर द काइंड ऑफ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। इस अप्रोच में मैं मैग्नीट्यूड की लिख रहा था बात, इस अप्रोच में मैं काइंड ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा था। कॉजेज, आप वेरियस कॉजेज हैं जो लिख सकते हैं। मैंने एक स्पाइडर वेब भी बना सकते हैं साइड में ताकि एग्जामिनर को ईजिली दिख जाए कि आपने, होता क्या है कभी कभार व्हेन यू हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो what can you do is, let's say ये आपकी आंसर शीट है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। what you can do is that यहाँ पर आप एक स्पाइडर वेब बना दें और लेट्स से आपने स्पाइडर वेब में 6 या 7 पॉइंट्स कवर कर लिए, और जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं इस टेक्स्ट में आप 3 या 4 पॉइंट्स ही कवर करें, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट, क्योंकि आप the examiner also understands कि आपके पास इतना टाइम नहीं है लिखने का। So you have mentioned those points in spider webs, in the spider web diagram, but you have written about 3 or 4 points in detail, which shows that you know about all the dimensions, and this shows that you know about all the dimensions, this shows that you know about the dimensions in detail as well, ठीक है। तो यहाँ पर और कंक्लूड आप करेंगे बिकॉज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि एयर पोल्यूशन है, तो आप एक वे फॉरवर्ड को भी लिखेंगे, अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इंक्लूड करनी काफ़ी ज़रूरी है, वे फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं आंसर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने कहा था, वन थिंग बिफोर आई बिगिन, इसके अराउंड आपको एक बॉक्स बनाना है इफ़ यू प्लान टू मेक दिस इन योर पेपर, और यहाँ पर फिगर भी लिखना है, ठीक है। जो मैंने इंट्रोडक्शन दी, वेरियस काइंड ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन द कंट्री, जोग्राफिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। जो कॉजेज हैं
मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं, यहाँ मैंने एक स्पाइडर वेब डायग्राम भी बनाया है। एयर पोल्यूशन दिल्ली में ज़्यादा क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग की। जो स्टबल बर्निंग पंजाब एंड हरियाणा में कंटिन्यू हो रही है डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट लॉज, और अकॉर्डिंगली जो वहाँ से विंड फ्लो होता है वो सारा विंड फ्लो आके दिल्ली में रुक जाता है, बिकॉज दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से वहाँ पर जो पोल्यूटेड एयर है वो कंटेन हो जाती है। इसके अलावा दिल्ली की लोकेशन नॉन कोस्टल है, जिसकी वजह से जो जो इफेक्ट कैलकाटा और मुंबई में नहीं है, जो कोस्ट लोकेशन होने की वजह से वहाँ पर जो एयर पोल्यूशन जो कलेक्ट नहीं होती, जो डिस्पर्स हो जाती है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा मोस्टली सारे सिमिलर पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट है टेम्परेचर इन्वर्जन, जो फिनोमिना दिल्ली में काफ़ी प्रोमिनेंट है बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग विंटर्स। सिमिलर ये चीज़ मुंबई और कलकत्ता में नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो ये आपके 3 प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हीकल्स और हायर पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। या फिर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दिल्ली कंपेयर टू अदर सिटीज़, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग है सिटी में, ओवर बर्डनिंग ऑफ द सिटी हो चुकी है। ठीक है, ये भी एक इशू है। इनफैक्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में दिल्ली की ही है, इट इज़ मोर देन 11,000। ऑलराइट, देन वन मोर पॉइंट इज स्लाइटली ट्रिकी पॉइंट इज ट्रांजिट ट्रैफिक। और ट्रांजिट ट्रैफिक का जो पॉइंट है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो दिल्ली इज़ द सेंटर पॉइंट, जो भी आपका ट्रेड है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आता है और जो मूव करता है दिल्ली ईस्टर्न इंडिया की तरफ, वो वाया दिल्ली ही जाता है, बिकॉज दिल्ली के थ्रू जो आपका NH1 पास करता है। तो ट्रांजिट ट्रैफिक है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और कंजेशन बढ़ जाता है। सो ये आपके फैक्टर्स हैं। इसको आप डिटेल में 2 या 3 फैक्टर्स को लिख सकते हैं, बाकी फैक्टर्स को एक वेब डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू शो द एग्जामिनर दैट यू नो अदर डायमेंशंस ऑल्सो। यहाँ पर आप रिपोर्ट्स को भी कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो IIT दिल्ली की रिपोर्ट थी, उसने प्राइमरी फैक्टर बोला था व्हीकल्स को। IIT कानपुर की रिपोर्ट थी, उसने एक चीज़ मेंशन करी कि देर आर अ लॉट ऑफ ओपन चूल्हाज इन दिल्ली, जो ओपन तंदूर्स है, चूल्हाज है, जिसकी विच इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। ठीक है, तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स को अगर आप कोट करेंगे तो आपकी आंसर की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। फाइनली हम जब कंक्लूड करते हैं आंसर को, तो एज आई टोल्ड यू, क्योंकि एक इशू है तो आपको एक वे फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा अपने आंसर में। और जो वे फॉरवर्ड है वहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए, या फिर ऑड इवन रूल जैसी पॉलिसीज़ को लाना चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर द पीपल अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ हैविंग वेरी हाई एयर पोल्यूशन फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर देयर लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है लॉज की, जो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए लॉज होने चाहिए। रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ताकि ट्रांजिट ट्रैफिक वहाँ पर ना जा सके। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब ग्रीन कवर बढ़ना चाहिए ताकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सके, तो ये सब भी है। ग्रीन स्पेसेस बढ़नी चाहिए सिटी में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने एक एनवायरनमेंट का एंगल देना भी बहुत ज़रूरी है अपने क्वेश्चन को, कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन स्पेसेस और ग्रीन लैंडस्केप्स बढ़ने चाहिए। ऑलराइट, आई एम श्योर इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो मैंने आपको एक अप्रोच बताई है उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और टाइम कम है, तो आप 2 या 3 पॉइंट्स को डिटेल में बताइए, बाकी पॉइंट्स को स्पाइडर वेब के थ्रू जल्दी जल्दी बता दीजिए ताकि मल्टीपल डायमेंशंस कवर हो सकें। ठीक है, और जैसे आपको पहले बताया था कि वेन एवर यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यू हैव टू कोट द IPCC। सिमिलरली, वेन एवर यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन ऑन एयर पोल्यूशन, तो यू हैव टू कोट either WHO और एनी अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया इज वेल एंडाउड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, critically examine why it still suffers from water scarcity।
क्वेश्चन सिंपल है कि इंडिया के पास बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं अनडाउटेडली, लेकिन उसके बावजूद हम सफ़र करते हैं वाटर स्कैर्सिटी से। यहाँ पे क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन बोल रहा है, विच मीन्स कि आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। इन डेप्थ एनालिसिस से यहाँ पे जो मतलब है क्वेश्चन का वो ये है कि फर्स्टली आपको बताना पड़ेगा कि जो स्कैर्सिटी है वो क्यों है, कॉजेज ऑफ स्कैर्सिटी। ठीक है, इस केस में यू विल ऑल्सो हैव टू टेल व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैर्सिटी। कि स्कैर्सिटी है तो किस लेवल की है, उसके नंबर्स क्या है, कितनी पॉपुलेशन है जिसके पास पानी नहीं है, कितनी पॉपुलेशन है, या फिर पर कैपिटा जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो कैसे कम हुई है सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, या फिर आपको बताना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर कितना, अंडरग्राउंड वाटर कितना कंज्यूम हो चुका है, या सरफेस वाटर कितना बचा है एंड ऑल दैट। आप समझने में क्या मतलब, यू विल हैव टू टेल अबाउट, गिव अ आइडिया ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, देन यू विल हैव टू ऑल्सो टेल अबाउट वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पर भी आप एक सिमिलर अप्रोच फॉलो कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो करी थी, विच वॉज ड्रॉइंग अ स्पाइडर वेब। ठीक है, अप्रोच की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने सिंपली इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैंने, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली एक इशू को हाईलाइट कर रहा है, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन को सिंपली स्टार्ट किया बाय सेइंग कि द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग इन इंडिया एवर सिंस इंडिपेंडेंस। फिर आप टोटल वाटर सोर्सेज का डेटा यूज़ कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कितना है, सरफेस वाटर कितना है, कॉजेज यहाँ पर विद सबहेडिंग्स, या फिर ड्राइंग अ स्पाइडर वेब। एनी वन अप्रोच कैन वर्क, एंड फाइनली यू हैव टू गिव द वे फॉरवर्ड। ऑलराइट, मूव करते हैं आंसर स्ट्रक्चर की तरफ। आपको इंट्रोडक्शन में देना है द डिक्रीजिंग पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी सिंस इंडिपेंडेंस। ये आपका डायग्राम है सिंस 1951। उस टाइम पे इट वाज ऑलमोस्ट 5200 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन, अभी इट इज़ नियरली 1800। तो 5200 से इट हैज़ कम डाउन टू 1800। तो यू कैन इमेजिन कि with rising population and with increasing water pollution, the per capita water availability, fresh water availability has reduced drastically per person। ठीक है, कारण क्या क्या है? देखिए, वाटर एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए अगर आपको पूछे कि कारण क्या क्या है वाटर स्कैर्सिटी के, तो बहुत सारे कारण बन सकते हैं। ऐसे केस में क्या करिए, कारणों को कैटेगराइज करो ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कारण आप लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉजेज आप लिख सकें। कैटेगराइज में क्या करेंगे, कुछ नेचुरल रीजंस हैं जिसको हम मैं एनवायरमेंटल रीजंस बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं जिसको हम मैन मेड रीजंस बोलते हैं। एंथ्रो मतलब सिग्निफाइज मैन। तो और कुछ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं वाटर स्कैर्सिटी को। ठीक है, सिंपल है, एनवायरमेंटल में मानसून की ब्रेक्स हैं, एल नीनो है। इनफैक्ट एल नीनो की वजह से ही मानसून ब्रेक्स हो रही हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से जो पेरेनियल रिवर्स हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। ऑलराइट, जिसकी वजह से उनका जो फ्लो है वो कम हो रहा है। देन मानसून में ब्रेक्स हैं, मानसून की अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, एल नीनो की वजह से भी मानसून में अफेक्ट होता है। देन एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या हैं, पोल्यूशन बढ़ चुका है, बोथ ड्यू टू डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल रीजंस। ठीक है, डिमांड में भी बढ़ावा आया है। देन सीवेज भी बढ़ चुका है, इसके पीछे रीज़न क्या है, अर्बनाइजेशन या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो सीवेज बढ़ गया है, सीवेज का डिस्चार्ज बढ़ गया है। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या है, लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, स्पेशली अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज विच आर, जिसके लिए एक बिल गवर्नमेंट लेकर आई है लेकिन पास नहीं हो रहा है, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन बिल। देन जो डीसिल्टिंग ऑपरेशन है वो नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारा जो वाटर अवेलेबल हो सकता है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ रीजंस हैं। अब लिखने को तो आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वी वांट टू कैटेगराइज द रीजंस इनटू 2 और 3 पार्ट्स। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सरसाइज करनी ज़रूरी थी।
वे फॉरवर्ड में बहुत सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा तरीका है। इनफैक्ट सिमिलर क्वेश्चन हम 2016 में एड्रेस करेंगे। डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन वाटरशेड मैनेजमेंट पे ही पूछा था कि कैसे वाटरशेड मैनेजमेंट कैन बी ए सोल्यूशन टू वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में आपका वेस्टफुल यूजेज होता है करंटली वेल्स और ट्यूबवेल से, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन से और माइक्रो इरिगेशन से, जिसमें आपका यील्ड भी इंप्रूव होता है और वाटर की कंजर्वेशन भी होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज ऑल्सो अ गुड स्टेप टू प्रोवाइड वाटर टू ड्रॉट प्रोन एरियाज या फिर पेनिसुलर एरियाज जहाँ पे रिवर्स शैलो है कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली देयर आर अवेयरनेस कैंपेन्स आर ऑलवेज देयर, सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स आर ऑलवेज देयर, जिसके थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं, टेकिंग द हेल्प ऑफ NGOs। ठीक है, आप उनका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स वाटर कंजम्पशन उसको चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ ऑलवेज देयर। बट क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली ज्योग्राफी का है तो आपको यहाँ पर वैसे ही सोल्यूशंस बताने हैं। ऐसे सोल्यूशंस बताना आप अवॉइड करिए कि अवेयरनेस कैंपेन्स या वगैरह, बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इन एथिक्स पेपर या फिर इन सोसाइटी पेपर। ऑलराइट, तो आई थिंक यहाँ से क्लियर है, आपको आइडिया मिल गया। ये फ्लो चार्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके क्वेश्चन में, जो आपको बताएगा कि कैसे कैसे वाटर अवेलेबिलिटी ओवर द ईयर्स कम हुई है। ठीक है, एक रफ आइडिया फ्लो चार्ट का ले लीजिए। 5200 से 1800 के आसपास अभी वाटर अवेलेबिलिटी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टूरिज्म पर है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उस साल 2015 के एंडिंग में ऑलमोस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ फंड्स दिए थे JNK और हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म सेक्टर को डेवलप और प्रिजर्व करने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। तो उसके चलते ये क्वेश्चन पूछा गया था। द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश and Uttarakhand are reaching the limits of their ecological carrying capacity due to tourism. Critically evaluate. ठीक है, अब यहाँ पर हम वही एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो टूरिज्म है। दिस इज द टॉपिक यू हैव आइडेंटिफाइड। ठीक है, सेकंड जो आपके कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में, कीवर्ड्स आपके ये हिमालयन स्टेट्स आपका कीवर्ड्स हैं। इसको हम एक कीवर्ड मान लेते हैं एंड कॉल देम एज हिमालयन स्टेट्स। सेकंड जो आपका कीवर्ड है वो है लिमिट्स ऑफ इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये आपकी लिमिट्स रीच कर चुका है। और जो आपका एक्शन वर्ड है वो है क्रिटिकली इवैल्यूएट। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकली इवैल्यूएट में अगेन आपको क्या बताना है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज टूरिज्म इन हिमाचल। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या है ऑन द इकोलॉजी ऑफ हिमाचल। एंड फाइनली वे फॉरवर्ड, जो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा वे फॉरवर्ड क्या है। Again, because it is the issue which the question has raised and the question has asked you critically evaluate. अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता डिस्कस तो आप वे फॉरवर्ड को स्किप कर सकते थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट बिकॉज क्रिटिकली इवैल्यूएट पूछ रहा है, हालांकि स्टिल बिकॉज एक इशू की बात हो रही है तो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप वे फॉरवर्ड पे फोकस करिए। इफ़ नॉट फॉर 4-5 लाइन्स, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 लाइन्स आप वे फॉरवर्ड के बारे में ज़रूर लिखिए। ऐसे केसेस में कंक्लूजन इज लेस रेलेवेंट एज कंपेयर टू वे फॉरवर्ड। ऑलराइट, ठीक है, तो हम आंसर स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। मैंने बहुत ब्रीफ में लिखा है इसको, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो इसमें मेन चीज़ है आंसर में वो यही है कि आपके क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, हिमालयन स्टेट्स हैव बीन फेमस फॉर टूरिज्म एवर सिंस ब्रिटिश टाइम्स, क्योंकि ठीक है। उसके बाद जो आपके कॉजेज़ हैं, क्यों फेमस है हिमालयन स्टेट्स, ड्यू टू वेरियस कॉजेज। वहाँ पर ऑर्चर्ड फार्मिंग बहुत फेमस है, वहाँ पर प्लेजेंट क्लाइमेट है, हिल स्टेशंस हैं,
लैंडस्केप्स हैं बहुत सीनिक, स्नोफॉल होती है, ठीक है। तो जो ये सब आप रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज इन सब रीजंस की वजह से द हिमालयन स्टेट्स हैव बीन फेमस रिक्लूज फॉर टूरिस्ट इन इंडिया एवर सिंस ब्रिटिश टाइम्स। अब इसका जो इम्पैक्ट है ये आपके क्वेश्चन का मेन पार्ट बनेगा, बिकॉज क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि दे हैव रीच द लिमिट्स ऑफ इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म। जो लिमिट्स वो रीच करा है वो कैसे रीच करा है, ये है उसका इम्पैक्ट। टूरिज्म जो है वो अनप्लान्ड है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है हिमालयन एरियाज़ में विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ चुकी है जिसकी वजह से जो वहाँ पे वेटलैंड्स थे वो अफेक्ट हो रहे हैं, वेटलैंड्स की इंक्रोचमेंट हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपका अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की भी कुछ कुछ साइंस वहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, विच आर इन टर्न अफेक्टिंग मानसून्स, ठीक है, एंड अदर क्लाइमेट इवेंट्स। मानसून इफेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो रिवर्स हैं उनका फ्लो इम्पैक्ट हो रहा है, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। इसके बाद एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये बिकॉज ऑफ राइजिंग टूरिस्ट, ये बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन व्हीकल्स एंड द डेवलपमेंट इज गोइंग बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो बढ़ चुका है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वेस्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी बिकॉज नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ रहा है, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो डिकम्पोज भी नहीं होती। ऑलराइट, आप यहाँ पर इसी के चलते फ्लड्स भी आए उत्तराखंड में और कश्मीर में, लैंडस्लाइड्स की भी जो इंस्टेंसेस है वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये आपका जो ये पार्ट है दिस विल फॉर्म द क्रक्स ऑफ योर आंसर कि जो इम्पैक्ट है अनप्लान टूरिज्म का वो हिमालयन स्टेट्स पे क्या क्या रहा है, किस किस तरीके से उसने हिमालयन स्टेट्स को इम्पैक्ट किया है, ठीक है। इस इम्पैक्ट की चर्चा करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा वे फॉरवर्ड। वो यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है कि इस सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सोल्यूशन क्या है। द सोल्यूशन ऑफ इको टूरिज्म इज़ अ वेरी वायबल सोल्यूशन बिकॉज ये तीनों चीज़ों के ध्यान रखता है, इकोलॉजी, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें करता है। इकोलॉजी में ये ध्यान रखता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इकोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। इकोनॉमी में ये वहाँ की इंडस्ट्रीज़ यानी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ध्यान में रखता है। एम्प्लॉयमेंट में ये वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखता है, ठीक है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं वो भी इसी की बात करते हैं। 2015 जो हमारे एसडीजी गोल्स 2015 है वो भी इसी की बात करते हैं। जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, आई थिंक ये आपको क्लियर है। इको टूरिज्म के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे प्रमोशन ऑफ साइकिल्स इन टूरिस्ट प्लेसेस या फिर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल्स, प्रमोशन ऑफ होम स्टेज रादर देन होटल्स इन टूरिस्ट प्लेसेस। तो जो होम स्टेज हैं उससे क्या होगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इको टूरिज्म। इको टूरिज्म में रिसाइकलिंग का प्रमोशन भी होता है, एनर्जी एफिशिएंसी पे भी ध्यान दिया जाता है, वाटर कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जाता है, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल कम्युनिटीज़। इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। अगर जिन लोगों ने इको टूरिज्म टर्म फर्स्ट टाइम सुनी है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है इन शॉर्ट तो आप DR खुल्लर एक बुक है वो रेफर कर सकते हैं। अगेन खुल्लर को मेंशन कर रहा हूँ मैं, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी ब्रीफ में बताया हुआ है, काफ़ी अच्छे से। इट विल लेट यू नो हाउ इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, एज अ वे फॉरवर्ड फॉर इको टूरिज्म।
ऑलराइट, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पढ़ने में ट्रिकी है बट है बहुत सिंपल, ठीक है। जस्ट बिकॉज सम ट्रिकी वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, तो आपको इसको देख के डरना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ फार डू यू अग्री दैट द बिहेवियर ऑफ द इंडियन मानसून हैज बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स? डिस्कस। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इंडियन मानसून, बिहेवियर ऑफ द इंडियन मानसून इन फैक्ट, ठीक है, बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून, ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स, ठीक है। ये आपके दो कीवर्ड्स हैं। अब ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप से आपका मतलब लोग कुछ भी समझ सकते हैं, बच्चे कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें सिंपली जो आपको अगर वन वर्ड में मैं बताना चाहूँ तो दैट इज बेसिकली चेंजिंग लैंड पैटर्न्स, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न्स। और अगर यही लिखा होता तो आई थिंक काफ़ी इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न्स में बहुत कुछ आता है। रूरल एरियाज में, या फिर जो अर्स्टवाइल फॉरेस्ट एरियाज थे उसको हम काट कर एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल एरियाज थे उनको हम करके अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न के। वाटर बॉडीज आर गोइंग ड्राई, ठीक है। इसके अलावा जो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ऑलराइट, जो ओवरबर्डनिंग ऑफ लैंड हो रही है वो भी है। अर्बनाइजेशन में जो डेवलपमेंट ऑफ मेगा सिटीज़ है वो एक अलग फीचर है लैंड यूज पैटर्न को चेंज करने का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। आई इसी की हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले आंसर स्ट्रक्चर में। बिफोर दैट एक अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इंडियन मानसून के जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि आप एक ब्रीफली बता सकते हैं कि जो इंडियन मानसून कब ऑनसेट होता है, कितने परसेंटेज रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू आती है, या फिर कितने परसेंटेज रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू आती है, ठीक है, या फिर इंडियन मानसून की जो ब्रेक्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंट या फिर इनफ्रीक्वेंट होती हैं। आप इसकी एक ट्रेडिशनली इंडियन मानसून कैसा था उसकी बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट आपका आंसर का जो मेन पार्ट होगा वो होगा ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप क्या है, इसका मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, जो अभी हमने नीचे डिस्कस किया कि इसके फीचर्स क्या है। देन यू हैव टू टेल कि इन ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडियन मानसून के ऊपर, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है यू कैन ड्रॉ अ मैप शोइंग रेनफॉल थ्रू मानसून, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अगेन ये क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का नहीं है। ये क्वेश्चन इज मोर फ्रॉम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी रादर देन फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर मैप की इंपॉर्टेंस कम है, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनवायरमेंटल एंगल देने की क्वेश्चन को। ऑलराइट, मूव करते हैं आंसर स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन आपने ब्रीफली मैंने दे दिया कि 3/4 ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। नॉर्मली द ऑनसेट अकर्स बिटवीन 29th मई एंड 7th जून, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कहाँ पे हिट करता है मानसून आप बता सकते हो, केरला में हिट करता है, ठीक है। अगेन इन्फॉर्मेशन है, यू आर जस्ट बिल्डिंग अ प्लॉट फॉर योर आंसर कि आपका जो मानसून है उसके ट्रेडिशनली मानसून किस डेट पे आता है, right? The average rainfall over the plains of India in this season is about 92 centimeters. This season से यहाँ पे significance है साउथ वेस्ट मानसून विंड सीजन, 92 सेंटीमीटर का एवरेज रेनफॉल ओवर द प्लेन एरिया होता है। अब जो सेकंड पार्ट था हमारे क्वेश्चन का विच इज ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आर ऑन द राइज, ठीक है। सिटीज़ एक्सपैंड कर रही हैं। यहाँ पर आप मेगा सिटीज़ की बात कर सकते हैं कि कितनी मेगा सिटीज़ हैं, मिलियन प्लस सिटीज़ कितनी हैं, ठीक है। Then deforestation activities have increased rapidly in order to build more cities, ठीक है, and increasing agriculture also, उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है, या फिर इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है।
वाटर पोल्यूशन बढ़ चुका है, डिक्रीजिंग वाटर इन वाटर बॉडीज। यहाँ पर भी आप नंबर्स की कोट कर सकते हैं कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया है इंडिया में वो कितना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। यहाँ पर आप टेम्परेचर के नंबर्स की बात कर सकते हैं कि कैसे उसने, जैसे हमने 2014 में बात करी थी कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो हिमालयन लैंडस्केप पे क्या है, हिमालयन ग्लेशियर्स पे क्या इम्पैक्ट है। और हिमालयन ग्लेशियर्स अगर मेल्ट करेंगे तो रिवर्स में फ्लो रिड्यूस करेगा, में अफेक्ट होगा और अकॉर्डिंगली मानसून पे अफेक्ट पड़ेगा, राइट। और फाइनली आप ये बता सकते हैं कि जो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी एमिट हो रही हैं ड्यू टू वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड इन फैक्ट इंक्रीजिंग व्हीकल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर भी आपका लैंड यूज पैटर्न ही चेंज हो रहा है, राइट। जो आपका मीथेन निकलता है एग्रीकल्चर के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, राइट। तो ये सब एक्टिविटी सारी ही अफेक्ट कर रही हैं मानसून को। कैसे अफेक्ट कर रही हैं? जो मानसून में ब्रेक्स हैं वो बढ़ गई हैं, मानसून का ऑनसेट डिले होता है, ठीक है, अनटाइमली हेल स्टॉर्म्स होते हैं। बाय द वे, ये जो क्वेश्चन है इसके पूछे जाने का रीज़न ही ये था, 2015 में एक अनटाइमली हेल स्टॉर्म हुआ था जिसकी वजह से जो कॉटन क्रॉप था नॉर्थ इंडिया का वो काफ़ी अफेक्ट हुआ था, ठीक है। खैर एनीवेज, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन मानसून की जो अफेक्ट होती हैं। आई थिंक नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि मैंने इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात इंट्रोडक्शन में क्यों करी थी, बिकॉज इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम इम्पैक्ट में करने वाले थे कि ट्रेडिशनली हमारा मानसून 29 मई और 7 जून के बीच में आता है, लेकिन देयर हैव बीन टाइम्स जब 7 जून के बाद भी हिट करा है, या फिर जो मानसून में ब्रेक होती है वो कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद आती है, वो ब्रेक्स हैं वो बढ़ गई हैं, मानसून की अनसर्टेनिटीज़ और अनप्रडिक्टेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो भी मानसून को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 या 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मुश्किल बनाया हुआ था बाय यूजिंग सम वर्ड्स लाइक ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स, बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून, ठीक है। इनफैक्ट इंडियन मानसून पे सिमिलर क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, हम तब उसके बारे में अलग से बात करेंगे। बट यहाँ पर जो आपका टेक होम मैसेज है वो ये है कि ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स इज जस्ट अ सिनोनिम फॉर चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न्स, जो मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बता दिया। ऑल राइट, तो आई होप ये क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2015 वॉज द टाइम व्हेन स्मार्ट सिटीज की जो पॉलिसी थी, जो स्मार्ट सिटीज मिशन था वो 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इसके चलते बहुत सारे क्वेश्चंस 2015 के पेपर में पूछे गए। इनफैक्ट सिमिलर क्वेश्चन हम GS3 में भी एनकाउंटर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैनॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू कैन रिड्यूस द क्वेश्चन टू वन वर्ड, क्वेश्चन बात करता है पूरा की। पूरा क्या था? जो स्कीम अब्दुल कलाम ने सजेस्ट करी थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो स्कीम सजेस्ट करी थी, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। स्कीम बेसिकली जो स्मार्ट सिटीज़ की स्कीम है और जो स्मार्ट विलेजेस की इस क्वेश्चन में बात करी है वो एसेंशियली पूरा की बात हो रही है। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। स्मार्ट सिटीज कैनॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको बैकड्रॉप दे रहा है, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन को आपको बैकड्रॉप बनाना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी जो इंटीग्रेशन है उसको आपको बैकग्राउंड बनाना है। इसका मीनिंग क्या है, इसके चलते क्या इशू हो रहा है, इशू ऑफ एक्सपैंडिंग सिटीज। यहाँ पर मैंने दोनों पे इशू दिखाया है कि ऑन सिटीज क्या इशू है
ऑन विलेजेस क्या इशू है, ठीक है। और फाइनली आपको बताना है कि नीड ऑफ द आर स्मार्ट विलेज एंड उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, और फीचर्स आप मोस्टली पूरा वाले फीचर्स ही हैं जो स्मार्ट विलेजेस में होने चाहिए। आपको बेटर समझ आएगा बाय सीइंग द आंसर स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन में मैंने कहा रूरल अर्बन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। रूरल अर्बन इंटीग्रेशन का मतलब ये है, जो बाउंड्रीज हैं वो ब्लर करने लग जाती हैं बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। लेकिन इंडिया में मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है, द इंटीग्रेशन इज लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड मतलब कि इट इज इन फेवर ऑफ वेरी फ्यू सिटीज। तो जो कुछ सिटीज़ हैं वो ओवर क्राउड हो रही हैं, जिनको हम मेगा सिटीज़ बोल सकते हैं या मिलियन प्लस सिटीज़ बोल सकते हैं। सारी सिटीज़ नहीं हो रही ओवर क्राउड, और इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली सिटीज़ पर भी है और विलेजेस पर भी है। सिटीज़ पर इम्पैक्ट क्या है, इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, स्लम्स और स्क्वाटर सेटलमेंट्स बढ़ रही हैं, सिविक इम्यूनिटीज़ जो है ओवरबर्डन हो गई हैं, जैसे कि सीवेज कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी, ठीक है। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है इसके चलते, ओवर क्राउडिंग हो गई है सिटीज़ में। एट द सेम टाइम जो सिटीज़ पे इम्पैक्ट है नेगेटिव, उसका विलेजेस पर भी इम्पैक्ट है। एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हो गया है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रूरल एरियाज में शुरू ही नहीं हो पाई, विलेजेस की डिसर्शन हो गई है। डिसर्शन का मतलब क्या है, विलेजेस हैव बिन वेकेटेड, खाली हो रही हैं विलेजेस। तो जो इंटीग्रेशन, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन इंडिया में हो रही है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आइडियल नहीं है, वो काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दोनों ही पार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। इसके चलते जो नीड ऑफ द आवर है वो स्मार्ट विलेजेस है। इसमें आपके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज क्रिएट करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये मैंने आपको सिर्फ कुछ फीचर हाईलाइट करे हैं पूरा मॉडल के, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था, ठीक है। सिमिलर फीचर्स आपके स्मार्ट विलेजेस में होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, कनेक्टिविटी विद रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अगर ये सब होगा तो इट इज़ पॉसिबल कि लोग जो है माइग्रेट ही नहीं करेंगे टुवर्ड्स अर्बन सिटीज़, दे विल माइग्रेट ओनली इन सर्च ऑफ सर्टन वर्क, स्पेसिफिक वर्क, नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दिस इज, अगर ये होगा तो जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस होगा वो होगा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। कंक्लूड मैंने वैसे ही किया है, स्मार्ट विलेजेस वुड इवेंचुअली लीड टू अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड बेनिफिशियल फॉर बोथ ग्रोइंग सिटीज एंड श्रिंकिंग विलेजेस, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपने एसेंशियली इस क्वेश्चन में किया क्या, बैकग्राउंड क्वेश्चन से आपने डायरेक्टली उठा लिया, जो रूरल अर्बन इंटीग्रेशन क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और उसके चलते नीड ऑफ द आवर क्या है। ये करना बहुत ज़रूरी था ताकि आपके क्वेश्चन में एक फ्लो बन सके, ठीक है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, दिस इज हाउ। और आई थिंक हम यही अप्रोच फॉलो अगर हम करें हर क्वेश्चन में, तो हम काफ़ी हैंडसमली हमें मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एक और चीज़ थी जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता था, स्मार्ट विलेजेस और स्मार्ट सिटीज़ की काफ़ी चर्चा हुई है, इस पे ऐसे भी आ सकता है बिकॉज इट इज़ अ मिशन और काफ़ी देर तक चलने वाला मिशन है। एक वेब पेज है, आई वांट यू टू विजिट दैट वेब पेज, इंडिया इकोनॉमिक समिट, जो 2016 में हुई थी। इसने 3 या 4 जो पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं इंडियन इकोनॉमी या इंडियन सोसाइटी के कह लो, उनको केटर किया था, और वहाँ से आपको काफ़ी रिलायबल डेटा मिल सकता है, क्योंकि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर गए थे और उन्होंने उस डेटा को हाईलाइट किया था, और फिर कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताए थे। वहाँ पर स्मार्ट विलेजेस के लिए उन्होंने कहा था दैट स्मार्ट विलेजेस नीड टू बी एम्पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है। एट द सेम टाइम रूरल इनोवेशन क्लस्टर्स शुड बी क्रिएटेड,
तो ये दो कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ से उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडिया कैसे इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, और क्या इंडिया को करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे। व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक सी एंड इट्स पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं बहुत सिंपल हैं। जो आपका मेन बॉडी होगा वहाँ पर आपको पहले सिग्निफिकेंस की बात करनी है कि जो ऑयल डिस्कवरी हो गई है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और नेक्स्ट आपको बताना है कि पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उस डिस्कवरी के। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन में आपको आर्कटिक सी की लोकेशन के बारे में बात करना है। यहाँ पर और कोई इंट्रोडक्शन, या तो आपको ये पता हो कि वहाँ पर जो ऑयल डिस्कवरी हुई है वो किस मैग्नीट्यूड की हुई है। नाउ आई एम एज्यूमिंग कि आपको वो सब नहीं पता, तो आप सिंपली यहाँ पर एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आर्कटिक सी की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपकी बॉडी का, आपके आंसर का, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ऑयल डिस्कवरी क्या है, एंड देन व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम, ठीक है। बिफोर आई बिगिन नाउ, यहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ कि जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके डायमेंशंस हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस करे थे, जब उन्होंने पूछा था कि हिमालयन ग्लेशियर्स पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो वहाँ पर हमने 4 या 5 डायमेंशंस की बात करी थी। हम उन्हीं डायमेंशंस की बात यहाँ पर भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में टेम्पलेट बना लो, वेन एवर इट इज आस्किंग अबाउट एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, ऑन एनी वाटर बॉडी या फिर ऑन एनी फिजिकल फीचर ऑफ द वर्ल्ड, बी इट माउंटेन्स, बी इट ओशियंस। तो कुछ कुछ डायमेंशन है जिनको आपको कवर करना है, वो चीज़ हम यहाँ पे भी कवर करेंगे, आपको वहाँ से भी एक बेटर आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो Arctic Sea is located in the northernmost part of the world. It is covered by water entirely, which is frozen. और रिसेंटली वहाँ पर जो ऑयल डिस्कवरी हुई है, इट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस फॉर वेरियस कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ऑयल और गैस का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल एंड गैस फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। फॉर वर्ल्ड इट विल इंक्रीज द ग्लोबल आउटपुट ऑफ ऑयल एंड it will also boost the world GDP. It can serve the increasing population owing to decreasing जो fossil fuels हमारे ऑलरेडी dwindle कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते ऑयल एंड गैस की जो डिस्कवरी है वो पॉपुलेशन को एड्रेस कर सकती है। It will also provide employment opportunities. It will also give a boost to transportation sector, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट लिंकेज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेन एवर इट इज टॉकिंग अबाउट कि उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत क्लियरली इन्होंने पूछा है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैन दिस जनरेट जॉब्स, कैन दिस डू एनीथिंग फॉर द टर्शरी सेक्टर एज वेल। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी, राइट। और यहाँ पर आप इनफैक्ट ये भी बात कर सकते हैं कि इंडिया कैन हैव एन एज इन दैट बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इंडिया काफ़ी लीडिंग एक्सपोर्टर भी है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको इंटरलिंकेजेस करनी पड़ेंगी यहाँ से। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है तो उसके चलते आपका शिप्स की पैसेज भी, शिप्स का नंबर भी बढ़ेगा, ऑलराइट। लेकिन इन सब के चलते कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सेंसिटिव एनवायरनमेंट है, इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू चेंजिंग क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जो मरीन स्पीशीज़ हैं उस एरिया की, जैसे पोलर बियर्स हैं, ठीक है, वो अफेक्ट हो सकते हैं, उनकी लॉन्गिविटी पे अफेक्ट हो सकता है, या फिर दे कैन बी ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन।
मेल्टिंग ऑफ आइस होगा बिकॉज वहाँ पे अगर शिप्स जाएंगी और वहाँ पर अगर एक्सप्लोरेशन होगी, मीन सी लेवल इंक्रीज करेगा, फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज भी होगी। दिस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट कोस्टल एरियाज, ठीक है, ऑफ कोस्टल कंट्रीज। कंपटीशन भी हो सकता है अमंग कंट्रीज, जिसके चलते वो कुछ प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट हाउ इट विल इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। इसके अलावा बिकॉज हम ऑयल डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो ऑयल स्पिल्स और फायर्स भी हो सकती हैं विच कैन अगेन अफेक्ट द मरीन स्पीशीज एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू वाटर पोल्यूशन ऑफ द आर्कटिक सी। तो ये कुछ कुछ फीचर्स हैं जैसे आपका जो आपका आर्कटिक सी को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हमने कंपेयर टू 2014 आई बिलीव 2015 के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड थे पर ज़्यादा सिंपल थे कंपेयर टू 14 में आपको स्लाइटली ज़्यादा सोचना पड़ रहा था और इनफैक्ट वहाँ पे क्वेश्चंस थे भी ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन वर आस्क्ड, यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनी हाउ, नेक्स्ट पीपीटी हम 2016 की डिस्कस करेंगे वीडियो GS1 की। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेंशन करिए, कुछ सजेशंस हैं तो भी मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू वांट अस टू कम आउट विद अ पर्टिकुलर वीडियो, उसको भी आप मेंशन करिए, वी विल प्लान दैट अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।